देखिए, संविधान क्यों और कैसे, ये पाठ का शिक्षण किया जा रहा है। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले आपको बहुत सारे प्रश्न बताए गए हैं, उनका उत्तर बताया गया है, विस्तार से बताया गया है। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप हुई थी। ये प्रस्ताव क्या थे, संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखिए, भारतीय संविधान जो सभा थी, उसका गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था। ये कैबिनेट मिशन क्या था, इसको समझिए जरा। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी। जैसे देखिए, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने ये मन बना लिया था कि अब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, उसको स्वतंत्रता दी जाए। इसलिए स्वतंत्रता देने से पहले भारत में एक अपना संविधान सभा होनी चाहिए, जो संविधान बनाने का काम करेगी। और इसके लिए ब्रिटिश मंत्रिपरिषद ने भारत में मंत्रिमंडल की एक समिति बना करके भेजी, जिसका काम ये था कि वो जा करके भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करें और संविधान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो उसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या था? कैबिनेट मिशन। तो इसके प्रावधान क्या थे? देखिए, हम इसको बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतें और प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। देखिए, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, इनका चुनाव कैसे हुआ। दो प्रकार के क्षेत्र थे, एक ब्रिटिश शासित प्रदेश थे, एक देशी रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी। दो प्रकार के राज्य थे उस समय। एक हो गया ब्रिटिश शासित प्रदेश, दूसरे हो गए देशी रियासतें। और प्रत्येक को उसकी जनसंख्या के अनुपात पर सीटें दी गई थी और प्रत्येक को 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। 10 लाख की जनसंख्या जो होगी, उसके द्वारा एक सदस्य चुना जाएगा। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। इस प्रकार से जो ब्रिटिश शासित प्रदेश थे, वहां से 292 सदस्यों का चुनाव हुआ और जो देशी रियासतें थे, उनके द्वारा 93 सदस्य चुन करके संविधान सभा के लिए भेजे गए। ये कैबिनेट मिशन के अनुसार निर्धारित किया गया। दूसरा बिंदु इसका है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को दो प्रमुख समुदायों मुसलमान और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। पंजाब में यह बंटवारा सिख मुसलमान, देखिए जो सीटों का बंटवारा हुआ, वो जो है दो समुदायों के आधार पर किया गया। एक मुसलमान और दूसरा सामान्य। सामान्य का अंतर जो हिंदू हैं या अन्य धर्म के लोग हैं, जैन, बौद्ध, ये जो ईसाई हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व दो भागों में बांट गया। एक और मुसलमानों के जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेंगे वो सदस्य, और दूसरे जो सामान्य है, उसमें हिंदू और अन्य वर्ग के लोग शामिल होंगे। लेकिन पंजाब में वहाँ पर आपको जैसे ज्ञात होगा, पंजाब में सिखों की संख्या अधिक है, इसलिए वहाँ पर सिख और मुसलमान और सामान्य के रूप में किया गया। वहाँ पर तीन वर्ग बनाए गए। एक सिख थे, दूसरे मुसलमान, तीसरे सामान्य। इन्हीं तीनों वर्गों के आधार पर संविधान सभा के लिए सदस्यों को चुना गया। तीसरा है, प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और
इसके लिए उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रयोग किया। देखिए, प्रत्येक विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय ने, जो भी समुदाय थे, चाहे वो हिंदू थे, अनुसूचित जाति थे, मुसलमान थे, सिख थे, जो भी समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपने समुदाय के सदस्यों को संविधान सभा के लिए नियुक्त किया। तो इसके अलावा जो इनका चुनाव हुआ इन सदस्यों का, ये सीधे मतदान द्वारा नहीं हुआ, प्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा नहीं हुआ, बल्कि किसके द्वारा हुआ? समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत प्रणाली, जो मैंने कक्षा 11 में आपको चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले पाठ में जो प्रणाली एक बताई थी, जिस प्रणाली का नाम है एकल संक्रमणी मत प्रणाली, जो हमारे देश के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इन पदों के लिए जिस चुनाव प्रणाली का प्रयोग होता है, उसी चुनाव प्रणाली का प्रयोग संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में किया गया था। इसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत प्रणाली कहा गया। इसके द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अब देखो, ये जो ऊपर की प्रणाली है, जिसमें हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पढ़ रहे हैं, ये ब्रिटिश शासित प्रदेशों के लिए था। देशी रियासतों के लिए क्या था? देशी रियासतों को जो प्रतिनिधि थे, उनका चुनाव कैसे हुआ? उनकी परामर्श, उन्होंने आपस में परामर्श किया कि किसको भेजना है, उसको एक प्रकार से मनोनीत करके या चुन करके संविधान सभा में भेजा गया। ये कैबिनेट मिशन की मुख्य सिफारिशें थी। इसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। भारतीय संविधान सभा कैसे बना, संक्षेप में समझाई थी कि संविधान बनाने की एक लंबी प्रक्रिया रही, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, भारतीय संविधान का गठन 1946 में किया गया, और भारतीय संविधान 1946 से 1949, कब से कब तक? 1946 से 1949 49 तक संविधान बनाने का काम हुआ, और जिसमें 2 वर्ष 11-18 दिन का समय संविधान को तैयार करने में लगा। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इस की पुनः बैठक हुई। देखो, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, 2 राष्ट्र बने, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसकी बैठक हुई। अच्छा, भारत के विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि सभा संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो पूरे सदस्य थे भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें से जब भारत का विभाजन हो गया, जो पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, वहाँ से जो प्रतिनिधि संविधान सभा में चुन करके सदस्य आए थे, वो फिर पाकिस्तान को चले गए। जो सिर्फ भारत के भूभाग में जो सदस्य चुने गए थे, उन्होंने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 होगी। जब देश का बंटवारा हो गया, कुछ सदस्य पाकिस्तान को चले गए, तो फिर भारतीय संविधान सभा की जो वास्तविक संख्या थी, वो थी 299 संख्या रह गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आयोजित बैठक में कुल 214 सदस्य उपस्थित थे। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, और इस बैठक में 299 में से 284 सदस्य ही उपस्थित रहे, जिन्होंने संविधान को अंतिम रूप दिया। अर्थात
उन्होंने हस्ताक्षर करके संविधान बनने की घोषणा की। संविधान बन गया है करके उन्होंने हस्ताक्षर किए और संविधान बन गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। अब 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया? हाँ, बन करके तैयार हो गया। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा ने संविधान में किस प्रावधान को बिना किसी वाद विवाद के पारित कर दिया? संक्षेप में लिखिए। देखो, संविधान जब बन रहा था, बहुत सारे प्रावधान, हजारों प्रावधान संविधान सभा के द्वारा बनाए गए, उनके सम्मुख आए और उनको पास करके संविधान में अंकित किया गया, संविधान में लिखा गया। जो व्यवस्था आज हमारे ऊपर लागू है वो सारे प्रावधान हैं। तो ये प्रश्न में पूछ क्या रहा है, देखिए इसको, प्रावधान जो बिना वाद विवाद के, उसमें कोई वाद विवाद बहस नहीं हुई और वो पास हो गया, ऐसा कोई संविधान सभा का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार था। देखो, जब कोई प्रावधान आता था, पक्ष और विपक्ष में वहां पर बहस होती थी, बहुत लंबी बहस होती थी, फिर उसको उसकी कमियां दूर कर दी जाती थी, उसमें कुछ नई शर्तें जोड़ दिए जाते थे और इस आधार पर वो प्रावधान तभी बनता था। लेकिन एक प्रावधान ऐसा था संविधान सभा के अंतर्गत जिसमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ, ना पक्ष ने कोई बात कही ना विपक्ष ने। कहने का अर्थ है कि उसमें सारे सदस्य सहमत थे, ये होना चाहिए करके। वो था सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे किसी लिंग का हो, किसी धर्म का हो, उसको बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार होगा। इसको कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। इस पर कोई विवाद नहीं था, ये सीधे सीधे बिना विवाद के पास कर दिया गया संविधान सभा में। अगला है, संविधान सभा ने भारत के संविधान में केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप आकार दिया जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से प्राप्त थे। इस कथन को संक्षेप में लिखिए, समझाइए। भारत का संविधान केवल संविधान सभा के प्रयासों से ही नहीं बना वरन भारत के संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा का गठन अत्यधिक विविधताओं से भरा, अतः संविधान सभा का सामान्य ढंग से काम करना लगभग असंभव था। किंतु संविधान सभा के सदस्यों ने उन सिद्धांतों पर सर्वसम्मति थी जिन्हें संविधान सभा में शामिल किया जाना था। इन सिद्धांतों पर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप दे रही थी उसने राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में। देखो, संविधान सभा में बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सिद्धांत थे, जो उसकी विरासत थी, उसके आधार पर बनाए गए। कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया, राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ होता है कि जो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों द्वारा चलाया गया था देश को आज़ाद करने के लिए, इस आंदोलन को हम कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के जो सिद्धांत थे, उस समय जो हमारे नेता थे, जो देश के अग्रणी नेता थे, जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए नेतृत्व कर रहे थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो नीतियां थी, उसके आधार पर ही भारतीय संविधान सभा में अनेक प्रावधान स्थापित किए गए, रखे गए। तो भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना की विवेचना, संविधान में शामिल मूल्य, समाज से दूर की जाने वाली असमानताएं दिखे। इसमें सामाजिक व्यवस्थाएं भी थी, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं भी थी, धार्मिक व्यवस्थाएं भी थी। तो कहने का अर्थ कि राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जो भी प्रावधान थे, ये भी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक
सारे बातें थी, उसी के आधार पर हमारे संविधान का गठन किया गया। वो हमारी विरासत थी, उनको शामिल किया गया। इसका अर्थ ये हुआ। अगला है संविधान सभा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से थे। देखिए, संविधान जब बना और संविधान सभा में जिन महान पुरुषों का योगदान रहा, उनमें प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, उनका कुछ यहाँ पर मैं संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगा। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपको पता है, जो संविधान सभा गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिसको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसने वास्तव में संविधान बनाया, उसको कहते हैं प्रारूप समिति, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है। जनक का अर्थ होता है जो जन्म देता है, जो पिता है, उसको कहते हैं जनक। और संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गणना उन नेताओं में की जाती है जिनके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए, इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अब्दुल कलाम थे, इन्होंने भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी संविधान सभा के प्रमुख व्यक्ति रहे। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, सत्यनारायण सिन्हा, सरदार बलदेव सिंह, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी पट्टाभी, सीतारमैया के नाम उल्लेखनीय है। ये व्यक्ति भी संविधान सभा के मुख्य संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये प्रश्न आपने सुना, इसको फिर से देख लीजिए, इनके नाम याद रखने आपको। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, ये इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, ये सारे नाम आपको बता दी गए हैं। ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये संविधान सभा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। अब अंतिम प्रश्न है, 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया? संक्षेप में लिखिए। देखिए, आपको पता है हमारे वहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप हर साल मनाते हैं, आप देखते हैं। आखिर ये 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है गणतंत्र? ये मैं बार बार आपको बता भी चुका हूँ इस बारे में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इस दिन गणतंत्र की स्थापना भी हुई। गणतंत्र का अर्थ होता है शासन का प्रधान कोई वंशागत व्यक्ति न होकर के जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। इसको कहते हैं गणतंत्र, इसको कहते हैं गणतंत्र। गण का अर्थ होता है लोक, पीपुल, तंत्र का अर्थ होता है शासन, सरकार, शासन, तंत्र। तो गणतंत्र का अर्थ हो गया कि जनता का शासन। और हमारे देश में गणतंत्र का जो प्रधान है, देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। आप और हम सीधे नहीं चुनते उनको, बल्कि हम जिन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं वो जो है उनका चुनाव करते हैं। किसका? राष्ट्रपति का। इसलिए राष्ट्रपति जो है जनता के चुना हुआ व्यक्ति ही माना जाता है। ऐसा प्रावधान है। इसको कहते हैं गणतंत्र। इसको क्या कहते हैं? गणतंत्र। सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि स्वराज के लिए भारत में संघर्ष 26 जनवरी का अत्यधिक महत्व है।
1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, पारित कर पूर्ण स्वराज्य को भारत का लक्ष्य घोषित किया गया। देखो 26 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है, और 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में इस समय, पहले एक ही देश था। तो लाहौर के जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया, भारत को एक पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिया गया। उसके लिए लक्ष्य घोषित किया गया कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करेंगे, देश को स्वतंत्र कराएंगे, अपना शासन लाएंगे। स्व माने अपना, शासन माने शासन ही होता है, स्वशासन का मतलब अपना शासन। तो यह लक्ष्य घोषित किया गया था कब? 1929 को। कब किया गया? 1929 को। उसी समय निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज्य के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी को भारत में पूर्ण स्वराज्य, 1930 में को भारत में पूर्ण स्वराज्य के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को प्रतिवर्ष मनाया जाता था। तब से यह दिन इसी रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है। 26 जनवरी को भारत में नई संविधान लागू किया गया, इसीलिए 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। और ये दिवस एक ऐतिहासिक दिवस रहा, और इसीलिए जब भारत का संविधान बना तो 26 जनवरी को ही इसको लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तब से हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपका पाठ पूरा हो गया है, और इसके साथ अब इस पाठ का आप लिखित कार्य करेंगे। ये पाठ पूर्ण हो चुका है। अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी के समझ में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, कोई प्रसंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो पूछ सकते हैं, और इसका रिटर्न वर्क करिए और कॉपी को चेक कराएंगे। धन्यवाद।